सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। गारंटी है मेरी कि इस वीडियो के बाद आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न अध्याय 1 से लेकर 22 तक। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, और वही फिक्स टॉपिक हमेशा अब तक पूरे इतिहास में जब तक पेपर स्टार्ट हुआ है अब तक पूरा पेपर उठाकर देख लेना, जितना क्वेश्चन आज की वीडियो में बताने वाला हूं उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया है। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आज वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो को 5000 तक लाइक कर देते हो मेरे प्यारे बच्चों तो पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं इस वीडियो को पूरा अपलोड कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप पूरा देख के जाना और 95% हर एक सब्जेक्ट में लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करना है, वो है आपका जर्मनी का एकीकरण। अब जर्मनी का एकीकरण ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में न दे। पूरे के पूरे पेपर उठाकर आप देख लो, 2023 का पेपर उठाकर देख लो मेरे प्यारे बच्चों कि जर्मनी का एकीकरण का क्वेश्चन आया है कि नहीं। ये फिक्स टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण हो ही नहीं सकता कि न दे आप लोगों को। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की तरफ, दूसरा है आपका 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण तथा प्रभाव, कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ था उसके कारण क्या है और उसके प्रभाव क्या हुए थे। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए आते हैं। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए आते हैं। और जितना प्रश्न आज की वीडियो में बताने वाला हूं सारे जो प्रश्न है फिक्स है। फिक्स का मतलब ये होता है कि इसको कोई बदलाव नहीं हो सकता है, यही प्रश्न आपके हमेशा से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद जर्मनी का एकीकरण अगर आपने याद कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इटली का एकीकरण ना दे। ठीक है, तो इटली का एकीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में से एक टॉपिक आपको जरूर एग्जाम में देगा। या तो आपसे पूछ ले इटली का एकीकरण या तो आपसे पूछ ले जर्मनी का एकीकरण, मतलब ये दोनों एकीकरण जो है इटली का और जर्मनी का, दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना अनिवार्य है। वो 100% इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर 5000 तक लाइक पहुंचा देते हो इस वीडियो को, मेरे प्यारे बच्चों कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, चाहे मुझे 2 घंटे लगे चाहे मुझे 3 घंटे लगे, पूरा विथ सोल्यूशन समझाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा, बस उसी को देखकर चले जाना। ठीक है, आगे देखो चौथा प्रश्न जो आपको याद करना है। चौथा प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखे, कि महात्मा गांधी ने कितना सत्याग्रह आंदोलन किया था। ठीक है, कहाँ का आंदोलन किया था, ये प्रश्न एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखे। ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, और ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार रहना इस प्रश्न को याद करके मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बात करें, अब देखो उन्हीं का महात्मा गांधी जी का ही कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के कारण तथा अर्थ बताइए, कि जो उन्होंने महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उनका क्या कारण था और उनका क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क लगा लो, ट्रिपल स्टार बना सकते हो इस प्रश्न पे। ठीक है, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो मैं प्रश्न बताने वाला हूं उसका कोई जवाब नहीं, आप भी जानते हो, किसी भी टीचर से पूछ लेना कि महामंदी के कारणों को लिखे, कि महामंदी जो 1929 में जब महामंदी आई थी मेरे प्यारे बच्चों उसके कारण और प्रभाव बताइए। ठीक है, वो जरूर देगा, तो महामंदी के कारणों को लिखे मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको तैयार होना चाहिए किसी कीमत पे। जितना आज वीडियो में प्रश्न बताऊंगा अगर सारे प्रश्न आपके तैयार हैं तो समझ लो कि सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर एकदम आप लोगों का फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 7वां प्रश्न नोट कर, 7वां प्रश्न यह है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न 2023 में, देखो 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें 6 और 7 सेट के पेपर आते हैं, कम से कम 7 सेट के पेपर आते हैं। 7 सेट में 3 सेट में यह प्रश्न लगातार पूछा गया है, ये वाला प्रश्न जो आपको बता रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। अब इतना याद रखो कि जब 3 सेट में आया है तो 2024 का जो एग्जाम होगा, ठीक है, जो होने वाला है, तो उसमें भी 100% आएगा। ठीक है, लिखित बता रहा हूँ आएगा, तो इसलिए इसको तैयार रखना है। 8वां प्रश्न है ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता मेरे प्यारे बच्चों। ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी कीमत पे इसको तैयार करना है, प्रश्न नंबर 8वें को। आगे अगर हम बढ़े, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर है आपका 9। प्रश्न नंबर 9 है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इतना फिक्स कर लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन कैसा होता है, तो मृदा अपरदन होता है तो उसके लिए रोकथाम की व्यवस्था हम कैसे करें। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 100% देगा। ठीक है, आप भी जानते हो, ये प्रश्नों के एकदम तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10वां मेरे प्यारे बच्चों, जैव तथा अजैव संसाधन, कि जैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव संसाधन क्या होते हैं, अंतर बताए। अंतर भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, अंतर। अब कितने नंबर के लिए प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में? 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10वां है। आगे अगर हम बढ़े, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 है कि जैव विविधता का क्या महत्व है बताइए। 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है, कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए, कि जैव विविधता क्या है और उसके महत्व को बताने के लिए। तो प्रश्न नंबर 11 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12, देखो यहाँ पे
प्रश्न नंबर 12 जो है वह है कि मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए आता है कि मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा मृदा अपरदन से। ठीक है, रोकथाम का व्यवस्था बताइए मृदा अपरदन के। इसके बाद 13वां प्रश्न देखो, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है। इसमें उगाई मतलब मृदा जो आपका काली मृदा है उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है और 3 राज्यों के नाम बताना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेरे प्यारों जो प्रश्न है और ये आपको तैयार करना है। लगातार ये प्रश्न आया हुआ है, लगातार रिपीटेशन प्रश्न है, तो इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद ये वाला प्रश्न तो मार्क लगा लो, ट्रिपल स्टार बना लो, मैं खुद बना रहा हूँ आप भी बना लो कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ तथा हानि, कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ क्या है और हानि क्या है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको तैयार होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हो समाज विज्ञान में 70 में 70 नंबर लाना है तो ये प्रश्न वाकई में आप लोगों को, जो प्रश्न आज की वीडियो में पूरा बता रहा हूँ, वाकई में आपको तैयार रहेगा, तब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाँ भाई मैं 70 में 70 ला सकता हूँ, अगर इतना तैयार रहेगा तो। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 15 क्या है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता बताइए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता बताना है। चलिए आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। देखो 16वां प्रश्न है कि चावल, चावल मतलब धान, धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए, कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, वर्णन करने के लिए देता है। ठीक है, तो 16वां प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़े, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17वां। देखो प्रश्न नंबर 17 क्या है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, कि कृषि की कोई 3 समस्या बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप सच में 95 नंबर लाना चाहते हो सामाजिक विज्ञान पे, तो ये प्रश्न वाकई में आपको तैयार होना ही चाहिए। एक टॉपर स्टूडेंट जो होगा ये सारे प्रश्नों को तैयार किया होगा, लिखित बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये आप लोगों को एकदम याद करना ही करना है किसी कीमत पे मेरे प्यारे बच्चों। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मेरे प्यारे बच्चों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अंतर भी दे सकता है, अंतर भी दे देगा कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए। ठीक है, तो दोनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। आगे बढ़े, 19वां प्रश्न देखिए क्या है। 19वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। मैंने कहा ना कि अलग से भी पूछ लेता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को वर्णन करने के लिए पूछ देगा। मैं जो कह रहा हूँ उसको बात भी तुम 100% सही मानो, जो मैं बोल दिया उसको एकदम एकदम सच मान लो कि हाँ ये करना है तो करना है, मतलब प्रश्नों को तैयार करना है तो करना है, तभी काम बनेगा। आगे देखो 20वां प्रश्न क्या है। 20वां प्रश्न यह है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये प्रश्न तैयार होना चाहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको याद करो। नहीं हो रहा है मेरे प्यारो, जो 5000 तक लाइक मैंने माना है आप लोगों से, 5000 तक लाइक इसको आपको पहुंचाना है। इसके लिए स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा और स्पेशल वीडियो में पूरा का पूरा सोल्यूशन रहेगा, मैराथन क्लास, वही डाउनलोड कर लेना। उसी वीडियो को पूरा देखकर आप समाज विज्ञान का पेपर देने चले जाना। ठीक है, और मानचित्र के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। 10 नंबर का मानचित्र पूछता है ना, उसके लिए मैं अलग से भी स्पेशल वीडियो बना के रख दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। आगे देखो प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्थाओं क्यों कहे जाते हैं। अब यह प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इसलिए मैं लिया हूं क्योंकि 2023 में प्रश्न बहुत बार पूछा गया, मतलब 3-4 सेट में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं इसको प्रश्न को उठा ले आया हूं कि ताकि 2024 में भी ये पूछते। ठीक है, इसलिए प्रश्न को लेकर आया हूं, क्योंकि कोई प्रश्न 2023 में पूछ दिया ना, वो रिपीटेशन होता है 2-3 साल तक, तो 2023 में पूछ दिया तो 100% 2024 में पूछेगा, इसलिए मैं इस प्रश्न को लिया हूं। ठीक है, आगे देखो, और यह प्रश्न तो आप जानते हो भाई कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसको कौन रोकेगा। आप भी तैयारी किए हो तो आपको भी कोई टीचर या जो स्कूल के होंगे, कोचिंग के होंगे, बताएंगे कि गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं आप। यह प्रश्न आपको तैयार होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि संघवाद क्या है। अब बताओ इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब ये भी प्रश्न छिपाने वाली बात नहीं है और आपको अगर सच में अगर आप तैयारी किए होगे, ईमानदारी से तैयारी किए होगे, तो ये दोनों प्रश्न आपको याद होंगे। संघवाद क्या है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ये दोनों प्रश्न आपको ईमानदारी से याद होंगे। अगर जितने बच्चे अगर जो ईमानदारी से तैयारी किए होंगे, पेपर देने वाले होंगे, जो संपूर्ण तैयारी किए होंगे, तो ये प्रश्न उनको जरूर याद होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 है मेरे प्यारे बच्चों कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। कि 1992 के जो संविधान संशोधन हुआ उसके पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। यह भी प्रश्न मैंने लिया है 2023 का ही, कि 2023 में प्रश्न 3-4 सेट में पूछा था, इसलिए मैं इसको उठा लिया हूँ ताकि 2024 में ये पूछे। ठीक है, तो ये प्रश्न इग्नोर मत करना मेरे प्यारे बच्चों, रिपीटेशन प्रश्न होता ही होता है, इतना बात आप याद रखना। 25 प्रश्न देखो क्या है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। यह बात आप जानते हो, ये प्रश्न बहुत सालों से लगातार पूछा गया है कि भारत की जो विधायिकाएं हैं उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 26 वाला प्रश्न आता है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है।
ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए, 25 और 26। इसके बाद आगे जो प्रश्न है अगला नोट करो, प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार में बनाना चाहूंगा इस प्रश्न पे, जो कि आपको तैयार करना है। इसके बाद 28 प्रश्न आगे बढ़ो। 28 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार बना लो इस पे, ट्रिपल स्टार। और ट्रिपल स्टार को मतलब समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि विकास मापने का जो यूएनडीपी का मापदंड होता है वो किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ये बताना है। इसके बाद 29 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। ठीक है, लोकतंत्र के सम्मुख कौन से प्रमुख चुनौतियां हैं उसका वर्णन करना है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 30 प्रश्न, 30वां प्रश्न देखिए क्या है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, कि संगठित कार्य क्या है उससे आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए आता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, अगला तो प्रश्न पूछो मत ही कि कितना बेहतरीन प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये तो आप हर एक बच्चा जानता होगा जो हाईस्कूल का पेपर देने वाला है कि वैश्वीकरण से आप क्या। चलिए, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो मेरे प्यारों से लास्ट टॉपिक है 32, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये भी प्रश्न 2023 का ही मैंने लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2024 में रिपीटेशन होगा ही होगा, इसलिए मैं इसको लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे किताब अध्याय 1 से लेकर अध्याय 22 तक बस मात्र 32 ही ऐसे प्रश्न हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से आप लोगों का पेपर बन के आने वाला है। तो 32 प्रश्न अगर आपको तैयार है तो समझ लो कि आप 70 में 70 नंबर लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, उसको कोई रोक नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना है, जितने बच्चे हाई स्कूल का पेपर देने वाले हो सबके यहाँ शेयर करो, ताकि इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा वो सारे क्वेश्चन को पढ़ लें और 70 में 70 नंबर हर एक बच्चा लेकर आए। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।